हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको 2 दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया था। अब पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उस चैप्टर के बारे में, फिर आगे हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, और फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं, और चार्ज की स्टडी कब करते हैं? जब वो किसमें होता है? रेस्ट में होता है। तो जरा इसकी डेफिनेशन को मैं दोबारा आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या थी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट एंड इंटरेक्शंस बिटवीन देम, यानी रेस्ट में जो चार्ज होते हैं उनकी स्टडी करना और उसके इंटरेक्शन के बारे में इसमें अपन लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो जरा मैंने चार्ज के बारे में भी आपको 2-3 पॉइंट बताए थे, जो पॉइंट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था, अगर चार्ज स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर चार्ज रेस्ट में नहीं है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, यानी बहुत एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो उस समय वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करना भी स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या निकला? स्टेशनरी चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, उसके साथ साथ वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करना भी स्टार्ट कर देता है। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे, उनके पॉइंट के बेसिस पर सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन निकालने की ट्राई करते हैं। अच्छा, चार्ज की डेफिनेशन 2 तरह से अपन लोग देखेंगे। सबसे पहला तो जो हमने कुछ पढ़ा है, इससे हम चार्ज की डेफिनेशन निकाल के देखते हैं। यानी चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो मैटर इनको एक्सपीरियंस भी करता है। इट मींस it is the intrinsic property of matter that produce electric field and magnetic field, and due to this property matter experience these fields, यानी इन्हीं फील्ड को जो एक्सपीरियंस करता है वो इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने आपको एक टर्म बोल दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज है? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उस मटेरियल में खुद से होती है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होती। जैसे मैं बात करूं मास, तो मास क्या? मास किस पे डिपेंड करता है? किसी पे नहीं करता। तो कैसी प्रॉपर्टी हो? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही चार्ज भी कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी मैटर में खुद में ही होती है ये प्रॉपर्टी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होती, किसी एक्सटर्नल फैक्टर का उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वही मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है। अच्छा, इसके अलावा एक चार्ज से हम एक जनरल डेफिनेशन निकालने की ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज करो कहीं पर अगर 2 आर्मीज होती हैं और एक दूसरे पर अटैक करने की ट्राई करती हैं, तो वहां कहा जाता है इस पर चार्ज करो। चार्ज करने का मतलब क्या हो गया कि वहां जाओ, बहुत तेजी से जाके अटैक करो, बहुत तेजी से जाके वहां पर क्या लगा दो? फोर्स लगा दो। तो नहीं, चार्ज का रिलेशन कहीं ना कहीं एक फोर्स से होना चाहिए। अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो जैसे हमने देखा कि ओके भाई चार्ज करो, चार्ज करो का मतलब क्या करना है? अपने को फोर्स लगानी है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो कि क्या करती है? फोर्स लगाती है। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन सा फोर्स लगाते हैं, कैसा फोर्स लगाती है। उसमें आपको याद हो तो जब चैप्टर नंबर 1 चल रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक टर्म आपको कहीं दिखाई दे, तो आपको किसकी बात करनी है? चार्ज की बात करनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है। अच्छा, तो अब जरा इसको हम देखते हैं। तो
अगर मैं किसी एक ऐसे पार्टिकल की बात करूं जिसका मास भी हो और चार्ज भी हो, तो ऐसे आप कई सारे पार्टिकल जानते हैं, उनमें से मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.21 × 10⁻31 kg और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास भी होता है और चार्ज। अब थोड़ा सा हम ये सोच के चलते हैं कि फिलहाल हम चार्ज के इम्पैक्ट को या इफेक्ट को अवॉइड कर देते हैं। हम थोड़ा सा ध्यान किसको करते हैं, हम ध्यान करते हैं कि भाई चैप्टर एक पढ़ा था 11th क्लास में जिसका नाम था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि कोई भी मास पार्टिकल किसी दूसरे मास पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिए और इलेक्ट्रॉन को मैंने बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, तो ये भी एक मास पार्टिकल है और ये भी एक मास पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच ड्यू टू देयर मास इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए, और ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए उसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन देखा ये गया जब इनको ऐसे प्लेस किया जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक दूसरे को रिपेल करना ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या इन दोनों के बीच में इस समय ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा? लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह लगता है। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर ओनली अट्रैक्शन का होता है, नहीं फिर भी ये रिपल्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा है, और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो दूसरे फोर्स का नेचर किसका होना चाहिए, रिपल्शन का होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वो दूसरा फोर्स कैसे लग रहा है, वो दूसरा फोर्स कहां से आया? तो इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो मैंने दो चीजों की बात की थी, एक तो मास की बात की थी और दूसरा चार्ज की बात की थी। अगर ये फोर्स मास की वजह से लगता तो भैया मास की वजह से लगता तो ग्रेविटेशन फोर्स होता, और ग्रेविटेशन फोर्स तो केवल अट्रैक्शन का हो सकता है, लेकिन ये रिपल्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स किसकी वजह से लगा होगा, चार्ज की वजह से लगा। और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इट मींस हम कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सपीरियंस भी करता है और एक्सर्ट भी करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है और इसके रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है, रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर रहा है, यानी इसका फोर्स लगा भी रहा है उसके फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर रहा है। वही मैंने आपसे कहा है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर चार्ज की डेफिनेशन। अब चार्ज के बारे में ये तो क्लियर हो गया कि भाई चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस भी करता है। तो दो डेफिनेशन हमने कर ली। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इंटरैक्शंस बिटवीन देम। फिर मैंने आपको बताया अगर चार्ज स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, और चार्ज यदि एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करना भी स्टार्ट कर देता है। तो इसकी चार्ज की हमने डेफिनेशन मैंने आपको दो बताई। एक डेफिनेशन चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उनको एक्सपीरियंस भी किया जाता है। दूसरा, चार्ज किसी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है या उस फोर्स को एक्सपीरियंस भी करता है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आता है कि भाई चार्जिंग का कॉज क्या है, चार्ज आ कहां से रहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे देखिए अपन लोग बात करते हैं कि ये सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये मैंने बना दिया सोडियम आयन,
अब सोडियम आयन जब बना तो कैसे बना कि भाई इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे लॉस हुआ तो +1 चार्ज आ गया। अब ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इसका मतलब ये निकला कि भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। यानी चार्ज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ड्यू टू क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और दूसरी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और हम बात करें तो हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने बताया था, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताया था मिलिकन ने, और मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मिलिकन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद चार्ज दो टाइप के होते हैं, जैसा अभी भी मैंने आपको बताया था। एक तो आपका हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टर्म है ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। दो टाइप के चार्ज मैंने आपको बताया, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और ये टर्म कितने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब क्योंकि चार्ज दो टाइप के होते हैं तो इसके बेस पर दो टाइप के मटेरियल भी होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज मटेरियल। हम दो टाइप के मटेरियल की बात करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज मटेरियल। अब ये क्या होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब कोई भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। तो यानी अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। ये ऊपर मैंने आपको बताया था दैट कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो चार्ज आ गया। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कैसा बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फिर कैसा बन जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई बॉडी चार्ज होती है, यानी कोई चार्ज को एक्वायर करती है, तो उस कंडीशन में क्या उसका मास चेंज होता है। तो इसको जैसे हम सिंपल सी बात करें, सपोज करो कोई भी बॉडी है, आप सब जानते हो किससे मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं किसी भी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के जाता हूँ तो एटम से मिलकर बनी होगी। एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो ये मेरे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम है मेरे पास 5 6 7 10 पार्टिकल। इसमें से हर पार्टिकल का मास है वो 2 kg है। तो अगर मैं सिस्टम के टोटल मास की बात करूं तो सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा 20 kg। सिस्टम का मास हो गया। ऐसे में यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इसका टोटल मास किसके सम के इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या करते हैं कि सपोज करो कि इसमें से आपने एक पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। जैसे आप एक पार्टिकल को बाहर निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 9 रह जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 9 रह जाएगा, तो उस कंडीशन में जो इसका मास है वो 20 kg से डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, आपने जो पार्टिकल निकाला था ना उसके मास के बराबर डिक्रीज होगा। जो पार्टिकल निकाला था उसका मास कितना था, 2 kg, यानी कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 kg डिक्रीज हो जाएगा। और 2 kg डिक्रीज होगा तो 20 kg से डिक्रीज होकर कितना रह जाएगा, 18 kg रह जाएगा। अब सेम यहाँ पर है कि जैसे सपोज करो आपको इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन
डिक्रीज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक मास पार्टिकल है, तो आपने उसको बाहर निकाला तो इसका मतलब आपने एक मास पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। मास पार्टिकल को बाहर निकाल दिया तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब मास डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, पार्टिकल के मास के ऊपर, और यहाँ पार्टिकल का मास कितना था 2 kg। अब यहाँ पर क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, तो जो मास डिक्रीज होगा वो किसके मास के ऊपर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना बता रखा है मैंने आप लोगों के लिए, 9.1 × 10⁻³ kg। इसका मतलब क्या निकला कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो मास डिक्रीज हो जाता है, और कितना डिक्रीज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। यानी जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसा करने पर उसका मास डिक्रीज हो जाता है, और कितना डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। यदि सपोज को एक इलेक्ट्रॉन ही केवल उसका लॉस हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन वो डेफिशिएंट हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। 3 निकल गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, उसी में हमें ले जाते हैं नेगेटिव चार्ज का होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सपोज करो यहाँ पर मैं एक 2 kg का पीस और रख देता तो कितना हो जाता, फिर तो 22 हो जाता, यानी बढ़ जाता ना इसका। तो सेम यहाँ पर है कि भाई अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने और दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। और मास कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा है 9.1 × 10⁻³ kg। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो 2 के बराबर इंक्रीज हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये निकला कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों कंडीशन में उसका मास चेंज होता है। बॉडी जब पॉजिटिव चार्ज होती है तो उस कंडीशन में उसका मास डिक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज होती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो भैया कितना चेंज आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल विच इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg। सपोज कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का एक्सचेंज हो गया तो 3 हो जाएगा मास में चेंज, और n का एक्सचेंज हुआ तो n। तो इसका मतलब ये निकला कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होती है तो उसके मास में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NNE। अच्छा, n क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और Ne क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ सारा चार्ज के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, चार्ज के मटेरियल के बारे में बताया था। अब इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, जो अगले लेक्चर में।